Yes, hello students. वी वर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और हमने उसमें रिडबर्ग कांस्टेंट तक ये वैल्यूज़ के कैसे उसने फॉर्मूला फाइंड आउट किया वो सब हमने नोट कर दिया था। ये आर की वैल्यू हमने लिखी थी 1.09737 मीटर इनवर्स। ठीक है, कुछ बुक्स में जैसे केमिस्ट्री की बुक्स में, ये फिजिक्स में आपको लिखा मिलेगा, फिजिक्स की बुक्स में, केमिस्ट्री की बुक में मैक्सिमम आर की वैल्यू जो लिखी मिलेगी आपको वो 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, या अगर मैं बात करूँ इसे मीटर में लिखूँ तो 109,677 यानी 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 1.9677 लिखा है किसी बुक में, फिजिक्स वाली बुक में ये लिखा हुआ है। क्योंकि हम रिडबर्ग कांस्टेंट को, ये 9 को राउंड ऑफ कर देंगे, 1.1 लेकर चलते हैं हम इसे, अप्रॉक्स हम इसे 1.1, और मोर क्लोजली 1.1 किसके इक्वल है, 1 के ही इक्वल है। तो या तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं, या मैक्सिमम केसेस में तो 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। तो मैक्सिमम केस में तो हम इसे 1 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू है, और ये किसके लिए है, ये आर की जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक, ये जो वैल्यू होती है ये हाइड्रोजन के लिए होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए ही सॉल्व किया, तो इट इज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए होता है, तो इसका एक्चुअल में ये फॉर्मूला आर एच होता है यहाँ पर, आर एच। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, आर एच इज़ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर एच एटम। ठीक है, तो ये एच एटम के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, और ये ही फॉर्मूले में यूज़ होता है, और एच लिख देता हूँ मैं इसे। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम बात करें, वैसे हम पढ़ेंगे इसे, आर एच इक्वल टू होता है m e⁻⁴ अपॉन 8 पाई स्क्वायर 8 इलेप्शन नॉट स्क्वायर एच सी क्यूब। ठीक है, या के की टर्म्स में भी लिख सकते हैं हम इसे, 1/4 पाई उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या हम इसे ऐसा करते हैं कि बाद में डिस्कस कर लेते हैं आर की वैल्यू को। ठीक है, और चलो लिख लेते हैं इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, आर इक्वल टू Me4 8 इलेप्शन नॉट स्क्वायर। ठीक है, और एच स्क्वायर एच क्यूब सी, ये वैल्यू होती है एच क्यूब सी। ठीक है, या इसे आप लिख सकते हैं 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर me⁴ अपॉन सी एच क्यूब। क्योंकि के आपको पता है के क्या होता है, के होता है 1/4 पाई एलेप्शन नॉट। अभी पीछे हमने लिखा भी था, के कांस्टेंट होता है, ये परमिटिविटी कांस्टेंट, और 1/4 पाई एलेप्शन नॉट के इक्वल होता है, 1/4 पाई। तो एलेप्शन नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं आगे, ये हम स्टडी करेंगे आगे, अभी तो हम सिर्फ इसे लिख रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज। ठीक, m इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज़ द चार्ज, और के ये तो पता ही है, इलेप्शन नॉट आपको लिखवाया हुआ कांस्टेंट वैल्यू है, या वह के की टर्म्स में लिख सकते हैं इसे, और c लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, और h आपको पता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन होता है। अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल क्या होता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल यानी कि आप इसे m को एक तरह से, m को हम क्या लिखते हैं, ये m e होता है, m e मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और
बट एक्चुअल फॉर्मूले में क्या होता है कि इसके प्लेस पर म्यू होता है, ठीक है। म्यू इज़ रिप्लेस बाय, यानी कि ये ओनली फॉर हाइड्रोजन है, ओनली फॉर हाइड्रोजन, एच लिखा है, ओनली फॉर एच, ठीक है। और एक्चुअल आर, रिडबर्ग कांस्टेंट, एक्चुअल रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, एम नहीं होता है, म्यू होता है, ई रेज टू पावर 4, ठीक है। और यही वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, 2 पाई वाला, इंटू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी एच क्यू, ठीक है। अब ये म्यू रिप्लेस होता है, मतलब एक्चुअल में म्यू होता है। और हाइड्रोजन के लिए वैसे हम यूज़ इसी को करते हैं क्वेश्चंस में, जब न्यूमेरिकल्स होंगे तो न्यूमेरिकल्स में इसी आर एच को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन अगर हम रियल बात करें तो रियल में ये होता है। और ये म्यू क्या होता है, 1/म्यू इक्वल टू होता है 1/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 1/मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये होता है। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एम एन क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और आपको बताया था न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जनरल केसेस में क्या होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मास होता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मतलब पूरे न्यूक्लियस का मास होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर, ठीक है। तो ये मास ऑफ न्यूट्रॉन या नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव पार्टिकल, और ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं, मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, या कह सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। ऑब्वियसली न्यूक्लियस के मास में क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स होंगे, वही न्यूक्लियस का मास होगा, और ये नेगेटिव पार्टिकल का मास होता है, ठीक है, या कोई और पार्टिकल जो बाहर रिवॉल्व कर रहा है उसका मास होता है। अब जनरली आप देखेंगे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के मास के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम वैल्यू है। अब एक कम वैल्यू से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए 4H यानी लाइट एटम्स, लाइट, ठीक है, H एटम, ठीक, होता क्या है, 1/me इज़ मच मच ग्रेटर देन 1/mn, ठीक है। यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मच ग्रेटर देन 1/मास ऑफ न्यूक्लियन, क्योंकि न्यूक्लियन बहुत बड़ी वैल्यू होगा, और बड़ी वैल्यू से 1 को डिवाइड करेंगे तो छोटा आंसर आएगा, और इसका बड़ा आंसर आता है, ठीक है। देयरफॉर होता ये है कि 1/म्यू किसका इक्वल हो जाता है, 1/म्यू इक्वल टू 1/मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और म्यू इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी म्यू इज़ रिप्लेस बाय एम, एम यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, इससे रिप्लेस हो जाता है। इसीलिए हाइड्रोजन के लिए यही लिखा जाता है, वैसे रियल में है। अब आप कहेंगे कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई, म्यू इंटू ई रेज़ टू पावर, ये सब पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कहाँ से आया, तो वो अभी हम जब बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो बोर्ड थ्योरी में ये सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कि वो ये वैल्यू कहाँ से आती है। वो तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। और ये रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पर मास है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कूलम चार्ज है, जूल वैल्यू भी है, ठीक है, और वेलोसिटी भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ मीटर इनवर्स में नहीं आएगा, इसका आंसर जूल की टर्म्स में भी आ सकता है, मतलब ये जूल की वैसे एनर्जी की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये मिल सकता है आपको कहीं पर लिखा हुआ। चलिए, ये हम बात कर रहे थे किसके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, और मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला तो केवल किसके लिए है, ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो अब हम लिखते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए, मतलब जो रियल फॉर्मूला होता है, फॉर H लाइक स्पीसीज़, H लाइक स्पीसीज़ के लिए क्या होगा, 1/λ आल्सो नोन एज वेव नंबर इक्वल टू RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। और RH तो आपको बताइए, रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, लैम्डा वेवलेंथ है जो एमिटेड रेडिएशन है उसका, Z क्या है,
Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और N1 N2 क्या है, N1 N2 नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी N1 किसके इक्वल है, N के इक्वल है, और N2 किसके इक्वल है, M के इक्वल है, ठीक। और N2 इज़ ग्रेटर देन N1, ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, क्या है ये, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल, नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल होता है ये, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, ठीक है, या वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या है। तो ये एक्चुअल फार्मूला है जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ मतलब वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ का मीनिंग क्या हुआ, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये केवल उन्हीं के लिए ही वैलिड है, क्योंकि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पर बना है, तो ये हीलियम के लिए वैलिड नहीं है, ये सोडियम के लिए वैलिड नहीं है। ये फॉर्मूला केवल उन्हीं के लिए वैलिड है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या एज्यूम टू बी सिंगल। अगर और इलेक्ट्रॉन हैं भी तो हम एज्यूम करेंगे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि तभी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेक्ट्रम ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए, स्पेक्ट्रम के लिए ये फार्मूला नहीं है, ठीक है। और N1 N2 बता दिया है, N2 की वैल्यू क्या हाइयर है, ये लिखा होता है। आप इसमें N लिख सकते हैं, इसकी जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर N, और N2 के प्लेस पर M लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है जैसे कि पहले हमने फॉर्मूले में लिखा है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, ठीक, क्लियर। चलिए, ये अब एक्सपेरिमेंट में कैसा होता है, देखिए अब इसे ज़रा समझिए कि इसमें किस तरह से लाइन बनती है। मान लेते हैं हमने एक हाइड्रोजन का सिस्टम लिया है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन गैस। अब क्या हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लेंगे, नहीं 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 नहीं, हम हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं, हम हाइड्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेते हैं, मतलब 1 मोल, जैसे 1 मोल ले लिया, 1 मोल गैस। और 1 मोल गैस में आपको कितने पार्टिकल्स होंगे, आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर के 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। अब हमने इन्हें क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, वोल्टेज सप्लाई कर दिया है, ठीक है, या एनर्जी हीट कर दिया है, तो ये H एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर वो H एटम एक्साइटेड होंगे क्योंकि एनर्जी मिल रही है उन्हें, तो वो एक्साइटेशन से जब वो क्या बनेंगे, डी एक्साइटेड होंगे, तो वो क्या करेंगे, एनर्जी का लॉस करेंगे, यानी रेडिएशन का लॉस करेंगे, ठीक है। अब क्या एक जैसी एनर्जी हम हर बार एक्सपेरिमेंट में प्रोवाइड करते हैं, नहीं। इन साइंटिस्ट ने क्या किया है कि हर बार सैंपल चेंज किया, मतलब सैंपल चेंज करने का मतलब है कि कभी हाइड्रोजन कम लिया, कभी हाइड्रोजन ज़्यादा क्वांटिटी में लिया, ठीक है, फिर उसमें वोल्टेज कभी कम सप्लाई किया, कभी वोल्टेज ज़्यादा सप्लाई किया, तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक, ए सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ ऑब्जर्व, ठीक है, यानी कि रेडिएशंस की या ट्रांजिशन की एक सीरीज़ मिलती है, ठीक है। ए सीरीज ऑफ transitions in hydrogen spectrum is या was ऑब्जर्व, ठीक है, वो ऑब्जर्व हुई इस ट्रांजिशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक सीरीज़ ऑब्जर्व हुई। अब वो कैसे ऑब्जर्व हुई, ठीक है, वो हम जरा समझ लेते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या डायग्राम में क्या होगा कि एक लाइन होगी बॉटम पर, ठीक है, यहाँ ये है हमारा सबसे नीचे वाला ऑर्बिट, यानी n इक्वल टू 1, और इससे नीचे क्या है, इससे नीचे तो सिर्फ क्या रहेगा, न्यूक्लियस, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस है। अब ये n1 है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट। अब इसके बाद इससे ऊपर क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा। फर्स्ट के और सेकंड ऑर्बिट के बीच में बहुत गैप होता है, सबसे बड़ा गैप यही होता है, ठीक है, बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट में 1 और 2 के बीच में गैप होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड,
और इसी तरह से इसके बाद फिर गैप कम होते रहते हैं जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे। 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 6 7, ठीक। और इसी तरह से और आगे ये चलता रहेगा और कहाँ तक पहुँच जाएगा ये इस तरह से, और भी दिखाना चाहें तो और भी शो कर सकते हैं। और लास्ट ऊपर सबसे ऊपर वाला कौन सा होगा? इन्फिनिटी होगा। तो ये 4 5 6 7 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह से गैप उनके बीच में ऐसे ऐसे कम होता रहेगा, बिटवीन द नेक्स्ट ऑर्बिट गैप कम होता रहता है, और ये अप टू कहाँ चला जाता है? इनफाइनाइट तक चला जाता है, ठीक है, क्लियर। अब ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन ये कहते हैं कि जब हम कि सारे सैंपल्स मतलब हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में, लो हीट, हाई हीट, हर तरह से ऑब्ज़र्व करने के बाद एक टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। किस टाइप के स्पेक्ट्रम मिलते हैं? कि ये लाइन यहाँ से, मतलब लाइंस कैसे मिलती हैं? ये यहाँ से ऑब्ज़र्व होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है, यानी सेकंड से 1 पर जंप करता है, ठीक है। और या थर्ड से 1 पर जंप करता है, ठीक है, इस तरह से। या फिर वो क्या करता है, मैं थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ डायग्राम, ठीक है, मुझे शो करना है, मैं पहले बना देता हूँ उसके बाद आपको दिखा दूँगा। चलिए, ये देखिए इस तरह के स्पेक्ट्रम दिखते हैं हमें, कैसे कि सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पर, ठीक, और थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ से फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद 5 से, 6 से, 7 से, या फिर इन्फिनिटी से, इनफाइनाइट से फर्स्ट, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप करे, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर रहा है, ठीक, वो फाइनली कहाँ आ रहा है? फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ठीक है। ऐसे स्पेक्ट्रम मिलते हैं, मतलब ऐसे रेडिएशन की, यानी इनके बीच की गैप का एक रेडिएशन मिलता है, ठीक, इसके बीच का एक गैप का एक रेडिएशन मिलता है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में। मतलब एक एटम में नहीं कि कभी आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जंप कर गया तो वापस क्यों जाएगा? बिल्कुल वापस नहीं जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं इन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। तो किसी एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला कि यहाँ से यहाँ तक का एक पैकेट मिल गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट किसी एक्सपेरिमेंट में हमें यहाँ से यहाँ का एक पैकेट मिला, फिर किसी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर मिला, और कभी कभी तो एक ही एक्सपेरिमेंट में मिल सकता है, ठीक है। एक ही एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंट पैकेट्स मिल जाते हैं विद इन सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्लियर। तो इसे आप ऐसा समझिए कि जैसे कि आप किसी लिफ्ट में टॉप फ्लोर से, अपनी सोसाइटी की लिफ्ट में टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप क्या कर सकते हैं, टॉप फ्लोर से जब ग्राउंड फ्लोर पर आएंगे तो आप कई सारी या फिर आप सेकंड से फर्स्ट पर आते हैं तो सेकंड से ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअल में ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, मतलब n=1 इज़ ग्राउंड, n=1 को ग्राउंड कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक, ग्राउंड स्टेट या ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, ये फर्स्ट का मतलब, ग्राउंड का मतलब यहाँ जीरो नहीं होता है, ग्राउंड यहाँ फर्स्ट को ग्राउंड कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप मान लो सेकंड से ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं, यानी तो क्या करें आप, सीधे आ जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड से भी आपने थर्ड फ्लोर से लिफ्ट में बैठे, सीधे ग्राउंड पर आ गए, ठीक है। आप फोर्थ से बैठे, सीधा फर्स्ट पर आ गए, पॉसिबिलिटी है ना। आप टॉप से बैठे, सीधा फर्स्ट पर आ गए, बिल्कुल कर सकते हैं आप, लिफ्ट आपके हाथ में कंट्रोल है, आप पुश करिए सीधा जीरो का, मतलब ग्राउंड का बटन दबाइए, ग्राउंड को या यहाँ जो भी ग्राउंड है 1 है तो पुश करिए, सीधा आप आ जाएंगे,
तो कहीं से भी आप सीधा आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेवल्स बने हुए हैं, हम सारे लेवल को बीच में छोड़ देंगे, सीधा यहाँ पर आ जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है। और ये ये जो लाइन होती है, ये पहला, इसे कहते हैं फर्स्ट लाइन, ठीक है। इट इज़ फर्स्ट लाइन, ये है फर्स्ट लाइन, ठीक है। इसे अल्फ़ा लाइन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? अल्फ़ा लाइन भी कहते हैं। ये वाली कौन सी लाइन है? ये सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन, ऑब्वियसली 1 के बाद 2, ठीक है। सेकंड लाइन, इसे बीटा लाइन भी कहते हैं, ठीक है, बीटा। और ये कौन सी लाइन है? थर्ड लाइन, ऑब्वियसली थर्ड लाइन, इसे गामा लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी तरह से ये वाली कौन सी लाइन होगी? ये फोर्थ लाइन होगी, फोर्थ लाइन, ठीक है। इसे डेल्टा डेल कहा जाता है, इस तरह से। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा ऐसे लिखा जाता है। और भी ये वाली कौन सी लाइन होगी? फिफ्थ लाइन, ये वाली सिक्स्थ, और ये वाली कौन सी होगी? इनफाइनाइट वाली कौन सी होगी? इनफाइनाइट वाली होगी लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं लास्ट लाइन, ठीक है। या इसे लिमिटिंग लाइन भी कहा जाता है, लिमिटिंग लाइन। ऑब्वियसली इनफाइनाइट के आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं, सेकंड से 1 फर्स्ट है, थर्ड से 1 सेकंड है, फोर्थ से 1 फिफ्थ, इस तरह से फोर्थ लाइन, ठीक है। थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, फिफ्थ लाइन है, 6 7 8 9 10 10 12 40 50 1000। लास्ट वाली लाइन कौन सी होगी? जब इनफाइनाइट से 1 पर होगा। और इस सीरीज़ को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लाइमन सीरीज़। क्या कहते हैं इसे? लाइमन सीरीज़। देखो यहाँ पर बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, लाइमन, बाल्मर, पार्शन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्रे, ऐसे नाम मिलेंगे, ठीक है। इनमें से कोई क्या हो, मैक्सिमम फिजिसिस्ट हैं, लेकिन कुछ मैथमेटिशियन भी हैं, ठीक है, क्लियर। तो इनमें सभी को रिगार्ड, जिसने भी कुछ इसमें रोल प्ले किया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए जिसने रोल प्ले किया है उसका नेम है, तो उसे रिगार्ड के लिए इस सीरीज़ में उसका नाम दे दिया। जैसे ये हो गया एक। अब क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसे ही पॉसिबल, मतलब ये नेसेसरी है कि आप जब थर्ड मतलब टॉप फ्लोर से आएँ तो सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आएँ? नहीं, आप कहेंगे मैं तो पहले एक फ्लोर ऊपर रुकूंगा, मैं तो फर्स्ट फ्लोर पर रुकूंगा, पहले 13 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर रुकूंगा, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर जाऊंगा मैं, ठीक है। या मैं किसी और फ्लोर पर रुकूंगा। तो आप क्यों, लिफ्ट आपके कंट्रोल में है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, मतलब कोई नेसेसरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा ये सीधा यहीं पर आता है, कि वो जैसे थर्ड से आ रहा है तो थर्ड से सीधा फर्स्ट पर आएगा, नहीं, ये कोई नेसेसरी नहीं है। कुछ एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये थर्ड से सेकंड पर भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, थर्ड से सेकंड पर, और इसी तरह से और भी, ठीक है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको शो कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये थर्ड से सेकंड पर आ सकता है, उसके बाद 1 पर चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इस गैप का एनर्जी का पैकेट भी रिलीज़ कर सकता है, इस गैप का। और ये मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, नहीं, साइंटिस्टों को ये सब पैकेट्स मिले हैं, मतलब इस एनर्जी का पैकेट, इस एनर्जी का पैकेट, इस एनर्जी का पैकेट, यानी वैरायटी ऑफ एनर्जीज़ के रेडिएशंस मिलते हैं, पॉसिबल है हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं तक भी एक्साइटेड कर सकते हैं हम उसे, और फिर वो जब डीएक्साइटेड होगा तो वो कैसे भी पैकेट रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। और ये क्वांटम फिजिक्स से ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये क्या होगा, ये कौन सी लाइन होगी, ये फर्स्ट लाइन होगी, ठीक। अब ये किसकी, अब आप कहेंगे सर पहले भी तो फर्स्ट लाइन लिखी थी, ये फर्स्ट लाइन किसकी है, लाइमन सीरीज़ की फर्स्ट लाइन है। इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ एंड इट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। ऐसे ही इसमें भी होगा, इट इज़ द फर्स्ट लाइन या अल्फ़ा लाइन ऑफ कौन सी सीरीज़, इसे कहते हैं बाल्मर सीरीज़। क्या कहते हैं इसे, बाल्मर सीरीज़, ठीक है। ये अल्फ़ा लाइन है, ठीक है, फर्स्ट लाइन इसकी, और इसकी ये वाली कौन सी लाइन होगी, बीटा, ये वाली कौन सी होगी, गामा, और इसी तरह से ये वाली कौन सी होगी, लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन, लिमिटिंग लाइन। ऑब्वियसली लास्ट लाइन लिमिटिंग लाइन होगी, कहाँ से, जब वो इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से यहाँ सेकंड पर जंप करेगा तब वो लास्ट लाइन होगी, लिमिटिंग लाइन। तो फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, इस तरह से। तो हर एक सीरीज़ में फर्स्ट लाइन होती है और हर एक सीरीज़ में क्या होती है, लास्ट लाइन होती है, ठीक, क्लियर, इस तरह से होता है।
और ये रेडिएशन किस रीजन में कैसे होते हैं वो भी हम एक दूसरा टेबल बनाएंगे, उसमें हम लिख लेंगे। तो हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। मैं सारे यहाँ शो नहीं करूँगा, मैं केवल एक सीरीज़ और बनाकर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब ये कोई नेसेसरी नहीं है, जैसे मैंने भी समझाया, लिफ्ट में आप टॉप फ्लोर से आ रहे हैं तो आपको नेसेसरी नहीं है कि आपको सीधा ग्राउंड पर ही आना है, ठीक है। जैसे यहाँ टॉप फ्लोर से इनफाइनाइट से सीधा ग्राउंड पर आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा, ठीक। अब टॉप फ्लोर से आप कहाँ पर आ सकते हैं, सेकंड पर भी आ सकते हैं, कोई नहीं रोकने वाला। सेकंड पर हम तो रुक कर जाएंगे, सेकंड पर रुकेंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेवल्स हैं, सेकंड फ्लोर बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, फिफ्थ फ्लोर है, फ्लोर्स हैं तो यू कैन स्टॉप द लिफ्ट, आप उतर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन मान लो वहाँ पर फ्लोर ही नहीं होते, मतलब ऐसी बिल्डिंग जिसमें फ्लोर ही नहीं है, ठीक है, मतलब अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ पर कोई फ्लोर नहीं बना हुआ, बस लिफ्ट लगा दिए, तो अब आप क्या बीच में रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। आपको ग्राउंड टॉप से सीधा ग्राउंड पर ही आना पड़ेगा, टॉप से सीधा ग्राउंड पर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं पैर रखने के लिए जगह ही नहीं है, कोई फ्लोर ही तो होना चाहिए ना। लिफ्ट कहाँ स्टॉप करेंगे आप? एयर में स्टॉप करके एयर में तो नहीं रुकेंगे, आपको फ्लोर चाहिए, तो फ्लोर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका इसी से ओरिजिनेट होता है किसका? क्वांटम का, स्पेक्ट्रम का। यानी कि एटम के अंदर क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं। अगर एटम्स में लेवल्स नहीं होते तो वो एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें कोई फ्लोर नहीं है, बस लिफ्ट लगा दी है, यानी सीधा ऊपर जाओ टॉप पर और सीधा टॉप से नीचे आ जाओ, सीधा ऊपर जाओ सीधा नीचे आ जाओ, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका मतलब है इसमें तो एक ही पॉसिबिलिटी है, सीधा ऊपर जाना और सीधा नीचे आना, यानी हर बार एक ही रिजल्ट आना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट में क्या होना चाहिए था? ईच एंड एवरी टाइम ओनली सिंगल रेडिएशन एनर्जी शुड रिलीज, केवल एक टाइप की रेडिएशन एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए थी हर बार, अगर लेवल्स नहीं होते। लेकिन यहाँ लेवल्स हैं, ठीक। क्यों? कैसे प्रूव हुआ लेवल्स है? क्योंकि बहुत सारे रेडिएशन मिलते हैं, ठीक है, और ये मैच नहीं करते। इसकी फर्स्ट लाइन का रेडिएशन का गैप बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी एनर्जी होगी, और इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? छोटी एनर्जी की है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, और ये उस दूसरे से अलग है, किसी से मैच नहीं करेगा। कोई एनर्जी किसी से, रेयरली ही कोई एनर्जी किसी से मैच करेगी, ठीक है। रेयरली कोई पैकेट किसी पैकेट से मैच करेगा, रेयरली, कि जैसे यहाँ 5 से 2 और 4 से 1, ऐसा कोई हो सकता है कोइंसिडेंटली मैच कर जाए वैल्यू, वैसे जनरली मैच नहीं करती है, ठीक है। पर हम गारंटी नहीं लेने, रिलेशन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो दो न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब दो कैलकुलेशंस के आंसर सेम आ सकते हैं, बस ऐसे ही यहाँ भी है। चलिए नेक्स्ट, अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? फिर वही लेवल से हम टॉप फ्लोर से आ रहे हैं, तो हम जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे ग्राउंड पर, हम नहीं जाएंगे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर, हम थर्ड फ्लोर पर रुकेंगे पहले। इसका मतलब है कि 4 से ग्राउंड पर आना या 4 से सेकंड पर आना कोई नेसेसरी नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। वो क्या कर सकता है? वो पहले 4 से 3 पर भी आ सकता है, 4 से पहले थर्ड पर आ जाए, या 5 से थर्ड पर आ सकता है, 6 से थर्ड पर आ सकता है, 7 से थर्ड पर आ सकता है, 8, 9, 10 इस तरह से, और फाइनली इनफाइनाइट से थर्ड पर आ सकता है, ठीक। ऐसे ही इसमें भी ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, और ये क्या है? लास्ट लाइन है, लिमिटिंग लाइन है। तो इसी तरह से सबके पास फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, अल्फा लाइन कहते हैं इसे, फर्स्ट लाइन या, और इसी तरह से सभी के पास में क्या होती है? लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन सी सीरीज़ है? ये है पाश्चन सीरीज, ये पाश्चन सीरीज है, ठीक है। तो ये पाश्चन सीरीज़ है। तो इसी तरह से अब जैसे नेक्स्ट बार फोर्थ पर आएगा, कहीं से भी आएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी कौन सी? पाश्चन के बाद कौन सी आती है? ब्रैकेट सीरीज़ आती है। फिर उसके बाद फिफ्थ पर रुकेगा तो वो कौन सी सीरीज़ हो जाएगी? फंड सीरीज़ हो जाएगी। और उसके बाद वो सिक्स पर रुकता है तो कौन सी? हम्फ्रे। बस इससे अब आगे अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर सके, ठीक है। यानी कि 8 और 7 ऑर्बिट के बीच में इतना कम गैप है, इतनी कम एनर्जी है कि हमारे पास अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है विच कैन रीड दैट एनर्जी, वो उस एनर्जी के गैप को नोट कर सके। वो हम 8 और 7 के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इतना कम गैप हो जाता है कि उसके पैकेट को नोट करना, एनर्जी पैकेट को नोट करना अभी तक पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो कभी आगे साइंस और डेवलप हो जाएगा तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से ये होता है ग्राउंड लेवल का, और ये सीरीज़ बनती है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं नेम ऑफ द सीरीज़ N1 N2, उनमें स्पेक्ट्रम रीजन, वेवलेंथ क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, वो सब एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यूज़ करना है इसका और याद भी करना, लर्न, ठीक है। तो हम इसे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक।
चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं सीरीज़ ऑफ लाइन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम उसका n1 लेवल, उसके बाद लिखते हैं हम उसका n2 लेवल, ठीक। उसके बाद हम लिखते हैं स्पेक्ट्रल रीजन, मतलब वो कहाँ अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम उसका वेवलेंथ, किस रेंज में होगा उसका वेवलेंथ। कभी कभी जनरली तो नहीं पूछते हैं, डेटा बेस्ड वैल्यू, ठीक है। और ये उसके बाद इसमें ट्रांजिशन, ठीक है। चलिए, और प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपको पता है कि वेवलेंथ एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी का और वेवलेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, देख लेना एक बार। अब स्पेक्ट्रम लाइन 1 बाय 1 लिखते हैं। पहला स्पेक्ट्रम लाइन कौन सा है, लाइमन सीरीज़। लाइमन सीरीज़ में n1 क्या होता है 1 और n2 क्या होता है 2, 3, 4 और अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। हम इसे गैप बना लेते हैं, कॉलम्स, ठीक। ये हो गया। अब स्पेक्ट्रम ये कहाँ पर अवेलेबल होता है, ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में होता है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी लाइट में, ठीक। यूवी लाइट में होने का मतलब क्या हुआ कि इसके जो पैकेट की एनर्जी होगी, उस पैकेट की एनर्जी किससे मैच करेगी, अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी से मैच करती है, ठीक है। जैसे ये पैकेट रिलीज़ होगा यहाँ से, जब यहाँ तक मैंने कहा ना बड़ी एनर्जी गैप बड़ा होता है, तो बड़ा पैकेट है तो वो किससे मैच करेगा, ज़्यादा एनर्जी वाले से। ज़्यादा एनर्जी किसकी है, अल्ट्रा वायलेट की एनर्जी ज़्यादा है, तो ये अल्ट्रा वायलेट से मैच करते हैं, यानी कि इनके पैकेट की एनर्जी अल्ट्रा वायलेट के अंदर आती है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट में जनरली लेंथ की वो वेवलेंथ क्या होती है, लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ आती है, 4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ, यानी हाई एनर्जी। तो अब वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी, हाइयर होगी, ठीक है। अब इसका ट्रांजिशन कौन सा होता है, क्या ट्रांजिशन होता है, फर्स्ट लाइन का ट्रांजिशन क्या होगा, n1 1 और n2 2, और लास्ट लाइन या कौन सी बताई थी, लिमिटिंग लाइन, उसके लिए n1 क्या होगा, वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन n2 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और इसी तरह से सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, ठीक है। 4 लाइमन सीरीज़। चलिए, अब हम दूसरी कौन सी सीरीज़ लिखी थी हमने, बाल्मर सीरीज़। इसका 2 होगा, और ये वैल्यू फिर आगे वही ऑब्वियसली बढ़ जाएगी 5 और अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये किस रेंज में होता है, ये विजिबल में होता है, विजिबल। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, H स्पेक्ट्रम,